हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुमार सर, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा जो न्यू सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है आपको एग्जामिनेशन सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड किया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो मैं आपको पहले टर्म 1 का सिलेबस कवर करूँगा, उसके बाद मैं आपको टर्म 2 का सिलेबस कवर करूँगा। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टर्म 1 में जो आता है हमारा, वो आता है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर्स के बारे में और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और आप लोग जो है एक काम करेंगे कि जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगा। डायरेक्ट मैथमेटिक्स सॉल्व करने से जो है वो ईटिंग एंड वॉमिटिंग सिस्टम हो जाता है, जो कि आप लोग को नहीं करना है। आपको बेसिक कंसेप्ट को सीखना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है, अब मैं उस टॉपिक पर उसका स्टार्टिंग से चलता हूँ वो टॉपिक पर। तो मैं अब रियल नंबर्स को शुरू करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, सीखिए। तो रियल नंबर्स के पहले जैसा कि मैं जानता हूँ कि वी ऑल आर फैमिलियर विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे कि जो है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज नेगेटिव नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट इज प्राइम नंबर, what is co-prime number, what is composite number, what is rational number, and what do you mean by irrational number. We all are familiar with these different types of numbers in previous classes, but in this class we also discuss on the rational number and irrational number. So before starting this number, real numbers, what is the rational number and irrational number? So let us see the board like this. What is rational number? Rational numbers. As you know, a number which is always in the form P by Q, where Q should not be equal to 0, is called a rational number. Always in the form of P by Q. Condition is here, Q should not be equal to 0. For example, say number 1, 1 by 2. 1 by 2 means 1 is known as numerator and 2 is known as denominator. And condition is here that 2 is not equal to 0. That is Q. Q is the denominator. Similarly, 2 by 1. It may be also written in the form of 2 by 1. 2 by 1 means here denominator is 1 which is not equal to 0. And denominator कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आपका ये जो नंबर है ये फॉर्म में तो आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, जिसके कारण ये जो डिफिनीशन है रियल नंबर को डिफाइन नहीं करेगा। तो ये हो गया रेशनल नंबर। सेकंड है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ए नंबर which is always
in the form of nth root of a. Your condition is where n greater than equal to 2 and a is greater than 1. A is greater than 1, that is positive integer, is called an irrational number. जो नंबर हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, जो ब्रेक नहीं होता है, इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज √2. √2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो 2 का जो स्क्वायर रूट ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये जो हो गया, ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर. सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं √3. ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी ब्रेक नहीं होगा. लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल जब लेते हैं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये ब्रेक हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो हमारा इस फॉर्म में हमेशा नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए ये जो नंबर है, ये कभी भी जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा. इट मीन्स दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर. तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर. क्लियर है. तो अब जो है, जब ये दोनों नंबर आपको क्लियर हो गया, तो जब ये दोनों नंबर डिफरेंट नंबर है, रेशनल नंबर का नेचर कैरेक्टर अलग होता है और इरेशनल नंबर का नेचर कैरेक्टर अलग होता है. ये दो अलग अलग फैमिली है. जब दो फैमिली को आपस में कंबाइन कर देंगे तो एक न्यू फैमिली बनता है. वो यहाँ पर उसी फैमिली का नाम होगा रियल नंबर. तब हम लोग आते हैं कि रियल नंबर क्या है. तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ, रियल नंबर क्या है. तो ये जो है नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर्स. तो रियल नंबर is the combination of rational and irrational numbers. सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों फैमिली जो था हमारा रेशनल और इरेशनल, दोनों को कंबाइन कर दिया, एक साथ एक जगह रहने दिया, तो उस टोटल फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर. तो मैं समझता हूँ रियल नंबर आप लोग को क्लियर हो गया होगा. अब हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है चैप्टर 1 में जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक, जो हमारे एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे. तो वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? ये एक स्टेटमेंट है. लेमा का मतलब होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है. उस प्रूव्ड जो है स्टेटमेंट को हम लोग किसी अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज सेड टू बी लेमा. अब यूक्लिड्स जो है एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने ये स्टेटमेंट को जो है
उन्होंने दिया था, इसलिए उनके नाम पर आ गया। डिवीजन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दिया था, इसलिए इन्होंने उनके नाम पर आ गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integers q and r satisfying a is equal to b into q प्लस r। ये कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करता है कंडीशन है इसमें, वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इसमें जो है ए को हम लोग जो है सिंपल वे में जो है ये दो पॉजिटिव इंटीजर है और इसके साथ दो अनदर इंटीजर जो है जो यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हो गया, वो एक उसका प्रॉपर्टी होगा, उसका नेचर होगा, उसका कैरेक्टर होगा, जिससे हमको पता चल जाएगा। जैसे 2 है तो 2 का नेचर का 2 की जगह हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं, 2 की जगह में 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, तो वो हो गया यूनिक। अब जो है इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, आर जो है यहाँ रिमाइंडर है, आर क्या है रिमाइंडर है, क्यू क्या है कोसेंट है, ए डिविडेंड और बी जो है डिवाइजर है। तो सिंपल वे में जो है इसको हम समझते हैं। ऐसे तो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए लगता है कि बहुत टफ है देखने के लिए, लेकिन इसको सिंपल वे में हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, कैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको दिखा रहा हूँ कि सिंपली जो है डिवाइड 25 by 4 and verify इस तरह का क्वेश्चन जो है क्लास 6, 7, 8 में आता था, छोटे छोटे बच्चों के लिए आप लोगों ने बनाया होगा। तो इसको कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे उसमें देखिए, उसमें चलते हैं। तो सिंपली जो है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। डिवाइड करते हैं 25 डिवाइडेड बाई 4, 25 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से। अब 4 का टेबल में चलता है तो 4 6 आर 24 होता है, 4 7 आर 28 होगा, 28 इसमें नहीं जाएगा तो 24 6 आर, इसको माइनस कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें जो है इस टर्म को टर्म वाइज क्या नाम देते हैं, तो ये जो हमारा टर्म आता है राइट साइड में इसको बोलते हैं कोसेंट। जिसे डिवाइड किया उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। जो बैलेंस आता है बॉटम में उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जिसमें डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े हैं। अब ये अगर हम लोग डिवाइजर को B से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर सिम्बलाइज करते हैं, डिविडेंड को A से सिम्बलाइज करते हैं, कोसेंट को Q से सिम्बलाइज करते हैं, और रिमाइंडर को R से हम लोग सिम्बलाइज करते हैं। तो ये डिवाइजर B हो गया, डिविडेंड A हो गया, कोसेंट Q हो गया और रिमाइंडर R हो गया। तो अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, तो उसी क्लास में लोअर क्लास में जो है 6, 7 में आपने सीखा है। वेरिफिकेशन के लिए आपको मालूम होगा कि हम लोग यूज करते थे वी हैव डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको यूज़ करते थे, आप लोगों को सबको मालूम है इस चीज़। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर यहाँ पर डिविडेंड के जगह पर हम लोग जो है ए जो सिम्बलाइज के ए को रखते हैं, तो ए डिवाइजर के जगह बी इंटू कोसेंट के जगह में क्यू और रिमाइंडर के जगह में आर। तो ये जो टर्म आया है, इस टर्म जो ऑलरेडी नोन है, आप लोअर क्लास में पढ़े थे 6-7 में, अगर सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो ये टर्म और ये टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको मालूम हो गया, आप ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज यूक्लिडियन लेमा, आप पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन क्लास 10 में आने के बाद आप इसको पर्टिकुलर नेम से जानते हैं कि यूक्लिडियन लेमा क्या है। तो ये है इसका ये स्टेटमेंट, तो ये ऑलरेडी नोन है। इस पर आप इसको सिंबल को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो अब जो है इसमें रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का वैल्यू जो है, इसमें जो कंडीशन कैसे आता है, ये कंडीशन, तो रिमाइंडर जो होता है वेयर आर जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो जीरो से इक्वल होगा, जीरो का इक्वल होगा, या जीरो से बड़ा होगा। आपने कभी रिमाइंडर माइनस में देखा है क्या? नेवर। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है जब डिजिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं तो। लेकिन ये भी हमने देखा है कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा, इसके इक्वल भी नहीं होगा और इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। इसलिए कंडीशन यहाँ आता है लेस देन बी। लेस देन बी मीन्स लेस देन डिवाइजर। तो ये स्टेटमेंट देखिए, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से, जो क्लास 10 में ये स्टेटमेंट पढ़े हैं यूक्लिडियन लेमा। तो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 10 में वो नया नाम से आपको आ गया, एक्चुअल जो नाम था वो आ गया, इसलिए आपको लगा कि ये टर्म बहुत नया है। लेकिन ये टर्म नया नहीं है, पुराना है। तो अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो आता है, मैं समझता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म चलते हैं इसके बाद कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक टर्म आया है, लेमा के जगह में क्या आ गया है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये क्या है? तो एल्गोरिथम का मीनिंग क्या है? एल्गोरिथम का मीनिंग अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपका ये स्टेटमेंट भी एकदम क्लियर है। सिंपल हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो है एक बिल्डिंग का जो है स्टेप्स है अंदर घुसने का। आप जो है ये आपका सीढ़ी बना हुआ है, आप ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आप जो है फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका आने के बाद जो है आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। इसमें जाने के बाद आप एंट्री करेंगे, इस तरह से एंट्री करेंगे, आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये 5, 6, 7, 8 और स्टेप 9 में जाकर आप क्या करेंगे? फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करेंगे। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता है तो आप सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के बाद सबसे पहले ये स्टेप आएंगे, स्टेप नंबर 1 में आएंगे। स्टेप नंबर 1 के बाद जो है स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, स्टेप नंबर देन 3 में आएंगे, देन कम टू द स्टेप नंबर 4 and also come to the step number 5 and in the similarly follow the 6, 7, 8 and then we come at the first floor. Okay? तो इस तरह एवरी स्टेप को आप जो है टच करते हुए आप जाकर जो है फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। करने का मतलब क्या हो गया कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप जो है इसमें क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप।
अगर आप इसमें एक भी स्टेप को जंप करते हैं, आप स्टेप 1 में जाके गए और उसके बाद इसको जंप करके स्टेप 3 में आ गया, तो जैसे ही स्टेप 1 से 3 में जाएंगे आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसको क्रॉस तो करेंगे लेकिन इसको विदाउट टचिंग जो है इसको जंप करके जाएंगे, तो आपका मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व नहीं होगा और ये जो स्टेटमेंट, ये जो टर्म है एल्गोरिथम, वो डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम? Algorithm is the step by step process. Algorithm is the step by step process by which we solve a problem. जो प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। विदाउट जंपिंग एनी स्टेप वी फॉलो द यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसी भी स्टेप को जंप किए बिना हम लोग लेमा को जब यूज करते हैं, दैट इज सेड टू बी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं समझता हूँ इस स्टेप से, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि इसका यूज क्या है। यूक्लिड डिवीजन जो हमारा लेमा था उसका क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशन है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एल्गोरिथम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is based on the Euclid's division lemma। इस पर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ Euclid's division lemma we solve a problem by step process which is known as Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं समझता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से। अब इसका एप्लीकेशन आते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? दैट इज यूजेज। इसको कहाँ यूज करते हैं? स्टेटमेंट तो आ गया है, देखिए इसको यूज भी करना है। तो टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू एंड ओनली टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सिर्फ टू एंड ओनली टू, मतलब दो से ज़्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं, टू ही नंबर का हम इसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसमें इसका यूज करते हैं। मतलब एचसीएफ मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। अब इस पर जो है हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसके हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 2 और 3 क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व करेंगे, या उस तरह का आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, या अनदर रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगा, उसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा अब इसको। अब क्वेश्चन है फाइंड द
HCF of 135 and 225 by using Euclid's division algorithm। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सॉल्यूशन है टू फाइंड द HCF of 135 and 225 by using Euclid's division algorithm। And you know that Euclid division algorithm is based on the Euclid's division lemma। यूक्लिड डिवीजन लेमा पर डिपेंड करता है ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे। तो सिंस वी नो दैट, सिंस बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू, कंडीशन क्या था, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, सेट इक्वेशन 1। एंड कंडीशन था कि जो रिमाइंडर है वो लेस देन बी, डिवाइजर से लेस होता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करेंगे ये दोनों नंबर का HCF निकालने के लिए। तो अब जो है स्टेप क्या होगा, इसको निकालने के पहले आपको क्लास 8 में आपको बताया था हाउ कैन यू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड मोर देन 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो उसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, या उसको रफ में कर सकते हैं। बिना उसको रफ किए हुए या बिना उसको यहाँ सॉल्व किए हुए वी कांट यूज डायरेक्टली द यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए वो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं रफ करके बता रहा हूँ, आप देखिए और समझिए। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 135 और 225, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135। ऑलवेज चूज, ऑलवेज राइट हियर कि विच इज़ ग्रेटर, वो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ये स्टेप को यूज करना शुरू करेंगे। तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, और जो स्मॉलर होता है दैट इज ऑलवेज चूजन एज डिवाइजर। सो वी डिवाइड 225 बाय 135, इसको डिवाइड करते हैं। तो 135 से 225 में डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स आता है तो 270 होता है, जो कि वेरी वेरी मोर देन 225। सो वी टेक इट 1 टाइम्स, 135 1 जा 135 1 आर। अब इसको माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 12 माइनस 2 से तो 3 माइनस नहीं होगा, लोन लेंगे तो 12, 12 - 3 9। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब जो है हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में जो है, जो प्रीवियस जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर है, इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो जो रिमाइंडर होता है सेकेंड स्टेप में वो डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। अब अगेन इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें डिवाइड करते हैं तो 91 और 90, 92 और 180 विच इज मोर देन 135। सो वी टेक 1 टाइम्स 91 और 90 एंड सब्ट्रैक्ट 5 - 0 5, 3 - 9 is not possible, so we take the loan from 1 and it becomes the 13 and minus 9 means 4. 13 minus 9 means 4. And we come in the next third step.
स्टेप नंबर 3 में आते हैं। एंड इन थर्ड स्टेप 45 विल डिवाइजर and 90 will become your dividend, and also divide 90 by 45, and you know that 45 to are 90 2 times, and it becomes remainder 0. So this process will continue, till we get the remainder 0. ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, स्टेप चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है। अब बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर, दिस इज द लास्ट डिवाइजर बाय विच वी गेट द रिमाइंडर 0 becomes the SCO of these two numbers 135 and 225. So this step will use here with the help of Euclid's division lemma. अब एवरी स्टेप को हम लोग यूज करते हैं। नाउ फ्रॉम 1 वी गेट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है, ये डिविडेंड हो गया A, ये डिवाइजर हो गया B, ये कोसेंट हो गया Q और ये रिमाइंडर हो गया R। स्टेप नंबर 2 में सिमिलरली दिस इज द डिवाइजर B, दिस इज द डिविडेंड A, दिस इज द कोसेंट Q and this is the remainder R. Similarly, in third step 45 is divisor B, 90 is quotient quotient A, 2 is the quotient A, this is the dividend, this is the quotient Q and this is the remainder R. So by using this step means equation 1, we write here A means dividend means 225 may be written B means divisor 135 into quotient means here 1 plus remainder R means 90. This is the first step. Then we come to the next step, that is second step, and in second step the dividend is 135 is equal to divisor 90 into quotient 1 plus remainder 45 in third step. And in third step dividend is 90 is equal to divisor is 45, quotient is 2 and plus remainder. In third step we get here the remainder becomes the 0. So the last divisor in the continuous process, the last divisor by which we get the remainder 0 becomes the SCF of given two numbers. So last divisor is here 45, so you may write here SCF of 135 and 225 is equal to last divisor is 45. So it becomes the SCF of two numbers 135 and 225. So by this process, how can we find the SCF of two and only two numbers? This is the main प्रोसेस, मेन सॉल्यूशन। मैं समझ गया हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है हम लोग किसी भी दो नंबर का जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से इसको हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। और ये तो परफेक्ट है कि ये जब तक आपको मालूम नहीं होगा, विदाउट नोइंग दिस प्रोसेस, दिस स्टेप, वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बाद का जो है क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, उसका कंसेप्ट को बताऊंगा। आपको कंसेप्ट सीखना है, और नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आप कमेंट दीजिए कि आज का पढ़ाई कैसा लगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो
समय पर पहुंचा सकूँ। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए जिनको नहीं पता है, ताकि वो भी जो है इस मैथमेटिक्स को आसानी से बेसिक कंसेप्ट को समझ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स को फेस करना है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। जय हिंद।